सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। कल आपको जो है 2021 का पेट एग्ज़ाम का जो है पेपर सॉल्व करा रहे थे शिफ्ट वन का। तो शिफ्ट वन के पेपर में पार्ट वन में हमने आपको जितना भी जीके जीएस था उसके क्वेश्चन जो है कवर करा दिए थे 2021 शिफ्ट वन। ठीक, 2021 में 2 शिफ्ट पेपर हुआ था, 2021 में ही पेट एग्जाम की शुरुआत हुई थी। तो शिफ्ट वन का हमने कल करा। शिफ्ट वन में जो है जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आए हुए थे, जीके जीएस करंट वगैरह के, वो हमने करा दिए थे। आज हम आपको पार्ट टू में जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, अपठित गद्यांश इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 5, रीजनिंग के कराते हैं 5, इंग्लिश के कराएंगे 5, 5 हिंदी के। ठीक, अपठित गद्यांश में का होता है 10 मार्क्स का, ये होता है। ठीक, ये 10 मार्क्स का आया हुआ, ये हमेशा ही आएगा इस टाइप से। ठीक, तो आज पार्ट टू रहेगा और पार्ट थ्री में आपको जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे जो है टफ काम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, वो हम आपको पार्ट थ्री में कराएंगे, अलग से सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, तो देखिए ज़रा, पहले मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं 5, ये 2021 में आए हुए थे। तो ये मैथ का क्वेश्चन रहा पहला। क्या क्वेश्चन है कि अंडर रूट और क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 72/56। तो तरीका क्या है कि हम इसको मान सकते हैं एक्स, क्या मान सकते हैं कि एक्स और नीचे 196 बराबर 72/56। अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स रखेंगे, 196 का जो है निकला 14, बाहर निकल आएगा 72/56। ठीक, 14 से काटिए ज़रा, कुछ उधर ले जाइए पहले इसको। अंडर रूट एक्स बराबर 72 गुणे 14 और क्या नाम इसका 56। ठीक, अब देखिए 14 चौको कितने होते हैं 56 होते हैं, 4 ये हो गए, ये 72 है। अब 4 से काट देंगे 72 को, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, तो कितना हो गया 18 चौक 72। ये अंडर रूट एक्स बराबर जो है वो कितना आया है 18 आया है। ठीक, 1 मिनट, इसका कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखा है, 1 मिनट। हाँ सही है, अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18। देखिए यहाँ पावर है आधी, कितनी है इधर जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 गुनी। बस यही कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया था कि हो सकता है इसका इनमें से 18 आंसर तो नहीं है कहीं। तो इसका पर कितना हो जाएगा 324, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया मैथ का। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इसका तरीका क्या होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं अंडर रूट वाले, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके अपोजिट मल्टीपल से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ किया गया, देखिए ध्यान से, प्लस वाले से गुणा कर दी, ऊपर नीचे, ऊपर भी करी नीचे भी करी। ऊपर वाले का क्या हो गया, प्लस और माइनस मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर। और स्क्वायर देखिए ध्यान से, 5 अंडर रूट 5 का 5, अंडर रूट 3 का 3 और 5 इसका स्क्वायर करेंगे 5 + 3 + 2 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3। 2 ए भी होता है ना, तो 5 - 3 2, 2 बटे कितना 8 प्लस अंडर रूट। अब देखिए ध्यान से कितना हो गया, ये हो गया, इसको मिटा दे रहे ऊपर से 2 और 2/8 + 2 अंडर रूट। अब इससे 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 + अंडर रूट 15। 4 + अंडर रूट 15 का डायरेक्ट आंसर जैसे इन्होंने उठा के लिख दिया यहाँ पर 4 - अंडर रूट 15। तो ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है कि एग्जैक्ट इसके अपोजिट से इसमें करी गई है गुणा, इसके अपोजिट से गुणा करी गई है, ऐसा समझिए। 1/4 प्लस अंडर रूट 15 गुणा करिए 4 माइनस अंडर रूट 15, 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 का
स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 150 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से कट जाएगा, ये बचेगा 15। 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, नीचे बचेगा 1। 4 माइनस √15 बटे कितना हो जाएगा, नीचे 1। तो ये वही लिखा हुआ है 4 माइनस √15। ठीक, इसका आंसर आया हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए मैथ का क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए जरा। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। मान लीजिए पहले जो है मूल्य 100 रुपये था, अब कितना हो गया 70 रुपये कर दिया। अब बिक्री कितनी हो गई, जितनी थी उससे 20% बढ़ गई। ठीक, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल रूल होता है, आय क्या होती है, कितना मूल्य है, कितने में बेचा, भाई उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी गुणा करके। तो पहले क्या था, जैसे 10, पहले क्या था 10 माना उन्होंने, जैसे 100 लिया है 10। ठीक, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, मान लीजिए सेट थे। ठीक, बाद में क्या हुआ कि मूल्य जो है उन्होंने कितना कर दिया 30% घटा दिया। मूल्य कितना कर दिया 30% घटा दिया, तो कितना बचा 7, 70 बचा ना। 10% अगर मान लीजिए 30% घटाएंगे तो 10 का कितना हो जाएगा 7 बचेगा। और बिक्री कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, मतलब कितनी 10 की 12 हो गई। अब देखिए ध्यान से 7 12 तक तो 84 हो गए। तो क्या हुआ कि टोटल क्या प्रभाव पड़ा है, टोटल प्रभाव पड़ा है कि उसकी आय जो है वो 16% घट गई है। ठीक, कितनी घट गई है 100 माइनस 84 कितनी घट गई 16% घट गई है। ठीक, ये वाला इसका आंसर हो गया। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, पहले तो 4 खिलाड़ियों की औसत आयु, औसत का सूत्र क्या होता है हमेशा कि ऊपर कुल योग होगा और नीचे क्या होगा कुल संख्याएं कितनी है, मात्रा कितनी है। ठीक है, तो मान लीजिए 4 थे पहले, कितने थे 4, 4 का कितना औसत है 4 गुणे 18। देखिए अगर हमें औसत निकाले, औसत कितना 18.5, ये कुल योग पता नहीं है हमें, मान लिया x, कितनी संख्याएं थी 4 लोगों का था ना। अब 4 के बाद इसी को हमने क्या कर दिया, बाद में देखिए यहाँ से ये कितना गुणा हो क्या जाएगा 74 वर्ष, टोटल 74 वर्ष हो गई। अब क्या है कि कोच की उम्र भी उन्होंने शामिल कर दी। अब 4 अध्यापक सहित, तो अब इस बार कितना संख्या हो जाएगी 4 की बजाय 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी लोगों की संख्या कोच सहित कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, इस जगह पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एवरेज उसमें पूछा है कितना होगा। ठीक, तो x कितना होगा उसमें, अच्छा x का तो मान पहले से निकला रखा है ना, उसमें क्या करेंगे हम खाली ये 20% बढ़ा देंगे। तो जितना था जैसे ये देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 18.5 है, तो इससे 20% बढ़ा हुआ है। तो 18.5 का 20% ने जो है यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो टोटल कितना हो गया 22.2 वर्ष। ये क्या है कि अध्यापक सहित जो है आयु निकल आई है। और उन्होंने पूछा हमसे क्या है कि सबकी कुल बताओ कि अध्यापक और 4 खिलाड़ियों की कुल आयु जो है कितनी हो गई। यहाँ पे देखो, तो कोच की उम्र पूछी है ना, पहले हम निकालेंगे सबकी, तो सभी कितनी आ गई है यहाँ पे 22.2 गुणे टोटल 5 खिलाड़ी थे ना हमारे पास, कोच सहित कितने हो गए 5 हो गए, 4 खिलाड़ी 1 कोच, तो हमने गुणा कर लिया 111 वर्ष टोटल आ गई। हमें पता है 111 में से 74 वर्ष जो है कहा के हैं खिलाड़ियों के हैं 4 के, तो इसका मतलब 37 वर्ष क्या रहे होंगे कोच रहे होंगे। ठीक, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए अगला, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ए गुणे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ऊपर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या है ए स्क्वायर, ये सूत्र बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्या बन रहा है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए क्यू प्लस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, मतलब नहीं गलत, एक मिनट थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे, ये होगा ना ये वाला माइनस होगा यहाँ पे, ये तो प्लस ही रहेगा। और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए ध्यान से ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी, तो यही लिखा हुआ है। नीचे वाला ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ए और प्लस बी, केवल इसके अगर इसको इससे काटेंगे तो क्या बचता है, केवल ए प्लस बी बचता है। तो ए प्लस बी कर दो, कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 850 से 115 कितने हो जाएंगे 1000। ठीक, तो इसके आंसर हो गया। ये हमारे मैथ क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गए। ठीक, मैथ के बाद देखिए जरा हिंदी के क्वेश्चन 5 कौन कौन से। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दर्प क्या होता है, अहंकार। क्या होता है, अहंकार। मन को हरने वाला, अगर कोई मन को हरता है तो उसे क्या बोलेंगे, मनोहर। जैसे मुरली मनोहर जोशी नाम था ना एक नेताजी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरने का मतलब है कि बहुत थोड़े में जो है कहेंगे हम बहुत थोड़ा, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि गागर में सागर कौन किसके लिए फेमस है, जो बिहारी के जो सतसई वाले दोहे हैं उनके लिए फेमस है कि बहुत छोटी से छोटे दोहों में उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी हैं, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो महत्वाकांक्षा कौन सी वाली सही है, ये वाली महत्वाकांक्षा। महत्व और आकांक्षा क्या हो जाएगा, अलग अलग ऐसे, महत्व धन आकांक्षा, ये हो गए। ठीक, एकल का विलोम शब्द देख रहे मतलब एक, विलोम क्या हो जाएगा, बहुल। ठीक, बहुत ज़्यादा। ये हो गए हिंदी के क्वेश्चन। अब जरा देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए। पंडित नेहरू इंजॉयड, पहले तो हम ये पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें पंडित नेहरू क्या इंजॉयड, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। तो क्या लिखा है, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। वैसे तो इसमें ये लिखा हुआ है ही इंजॉयड एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स और रजिस्टिंग। ठीक, टेरेनी, तो ये टेरेनी मतलब ये सब कुछ मतलब इसमें दिखा रहे हैं ना, तीनों पॉइंट इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें। तो ओवरऑल क्या है, चारों सही हैं। ठीक, तो चारों किसमें है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक, ये सब एंजॉय करते थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम पढ़ेंगे पंडित नेहरू का जो है व्यू क्या था। ठीक, जहाँ पे लिखा हो वहाँ ढूंढ लो पंडित नेहरू का व्यू क्या था। ठीक, तो क्या क्या ऑप्शन है, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म, साइंस एंड आर इक्वली इंपॉर्टेंट, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट, ह्यूमनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू क्या कहते थे, यहाँ पे देखिए, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। उनका मतलब क्या था, बैलेंस, मतलब दोनों ही चीज़ें हमारे ज़रूरी हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ज़रूरी वाला हो जाएगा, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, बी वाला। अगला क्वेश्चन, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। अगर कोई मैनी साइड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कई मतलब तरीके से चीज़ें समझता है ना, उसको कई चीज़ें आती होती हैं। मैनी साइड पर्सन, ए पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्ट्स। आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात फेमस है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक साथ दोनों हाथों से लिख सकते थे और अपने साथ के नेताओं की बात भी सुनते रहते थे। जैसे वो बैठे हुए हैं, जैसे आजकल को कॉमन नहीं है, एक हाथ से मुश्किल से लिख पाते हैं हम लोग, एक हाथ से भी कितना लिखते हैं, दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं। ठीक, वो दोनों हाथ से लिखने में मतलब जो है माहिर थे। गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट शब्द मतलब होता है जिस चीज़ के आर पार हमें दिख जाए। ठीक, क्या हो, जिसके हमें आर पार दिखता हो। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओपेक। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हमें नहीं दिखे, धुंधला दिखे। ठीक, ये वाला। गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। फेमस, अगर कोई फेमस है तो फेमस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है, मतलब कि सेम वर्ड कौन सा इनमें से है। तो पॉपुलर जो है उनका सेम, पॉपुलर भी थे फेमस भी थे। ठीक, एक ही बात हो गई, सिनोनिम। ये 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूरे हो गए। तो इंग्लिश भी हो चुकी है, मैथ भी हो चुकी है। ठीक, देखते हैं रीजनिंग आएगी। अब ये रीजनिंग आ गई। पक्षी विज्ञानी पक्षी, नृविज्ञानी क्या करते हैं। तो नृ मतलब क्या होता है, नर, जो हमारा जीवन जो मतलब हम लोग मनुष्य होते हैं। ठीक, तो मानव के लिए काम करते हैं।
उनको उनके मतलब संबंधित विज्ञान जो होती है जीव मनुष्य के जीवन से, ठीक। और किसी निश्चित भाषा में प्रोडक्शंस को ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा गया है कि हर बार देखिए ध्यान से, पी से क्यू कैसे बना है, एक बढ़ा दिया गया, आर से क्यू कैसे बना है, एक घटा दिया गया, तो हर बार एक प्लस एक माइनस कर करके बनाया गया है। तो इसका ओरिएंटेशन का भी इस टाइप से एक प्लस एक माइनस करके बना दिया गया है, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ। रीता की ओर इशारा किया, मान लीजिए रीता कहीं खड़ी हैं, ठीक। निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। पहले रीता की माँ, ठीक, रीता की माँ, और रीता की माँ जो है उनके पुत्र, माँ का पुत्र मतलब क्या हुआ, भाई हुआ ना, ठीक, भाई बहन हो गए आपस में, तो माँ का पुत्र, ठीक, मतलब रीता का भाई। रीता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंसान भाई हो जाएगा। और भाई का क्या है, इकलौता लड़का। अच्छा, भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा होता है ना, तो यहाँ पर रीता क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, ठीक। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। 25 को गुरुवार, ठीक, और उसी महीने में सोमवार कितने आएंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। हर महीने में लगभग 4 तो सभी चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन इन्होंने क्यों ऐसा कह रखा है 25 का। 25 अगस्त को गुरुवार है, बृहस्पतिवार के आगे जोड़िए ध्यान से ज़रा। 25 के बाद 29 को एक सोमवार और पड़ा होगा, ठीक। जब 29 को एक पड़ा होगा, 29 से 8 कम किए उनने 22 को पड़ा होगा, क्योंकि इस और फिर 22 के कम किए 7 कम किए तो 15 को पड़ा होगा, 15 से कम किए 7, 8 को पड़ा होगा। बस तो 4 कोई भी चीज़ें कॉमन होती है, ठीक। 4 तो लगभग हम में होते हैं, हर दिन जो है 4 हफ्ते में 4 बार आता ही आता है। तो इसमें कितनी बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, क्योंकि जो है पहली तारीख ही इससे शुरू हुई है और 31 दिन का महीना है, ठीक। तो इसमें कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह शब्दों से मेल नहीं रखता। पनीर, तेल, दही, मक्खन, ये सब दूध के प्रोडक्ट हैं, ठीक, सबके सब। अब तेल जो दूध का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये रीजनिंग भी होगा इस तरीके से, ठीक। अब देख लेते हैं कौन से गद्यांश बचा है, जो अपने वाला गद्यांश है वो पढ़ा दें। अब एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो गए 81 से 85 तक दे रखे हैं पहले। तो पढ़ना क्या होता है, अपडेट होता है। आप यहाँ पढ़ भी लोगे तो भी आपको अपडेट भी मिलेगा, मतलब वो जैसे मान लीजिए अभी आप एक तरीके से एग्जाम ये समझिए कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये पोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो है आप अच्छे तरीके से आराम से 10 नंबर मार्क्स पा सकते हो, ठीक। विश्व शांति की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है। परिश्रम, ज्ञान, आत्मीयता, समीपता, अहिंसा, प्रेम, हिंसा, भय। हमें हमेशा क्वेश्चन का आंसर देना है ये पैराग्राफ पढ़ के, ठीक। ऐसे नहीं है कि हम कहीं से भी पढ़ के जो है मतलब कहीं से भी इतना तुक्का मार दें, ऐसा नहीं होता। इसे पढ़ो पहले, इसे हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है इसमें कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, ठीक। तो अब ध्यान दो, विश्व शांति की स्थापना के लिए क्या महात्मा गांधी के नियम क्या थे। महात्मा गांधी जो है अहिंसा को बहुत मानते थे, तो अहिंसा और प्रेम वाला ऑप्शन इसमें सही है। 82 क्वेश्चन, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कैसे, अभी पढ़ा, अहिंसा और प्रेम से। तो प्रेम तो ऑप्शन है नहीं, अहिंसा इसमें ऑप्शन है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, ठीक। तो स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, अभी यहाँ पर स्वर्णिम शब्द ढूंढिए जरा, क्या इसमें आया हुआ कहीं पर। तो देखिए, परीक्षण विज्ञान नितांत सफल सिद्ध हुए, और स्वर्णिम, ये देखिए, राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति, सुख, शांति और उत्तम क्या हो, रचनात्मक कार्य किए जाते हों, उत्तम रचनात्मक कार्य वहाँ किए जाते हैं। तो क्या है, सुख, शांति और उत्तम रचनात्मक कार्य, इसका आंसर हो गया। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ग्रामर के जिसको आप बिना जो है मतलब पैराग्राफ पढ़े भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं होगा इसका आंसर जो है ना। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय, तो नितांत क्या है, नितांत मतलब होता है जो चीज़ लगातार चलती रहे, ठीक। नितांत हो रही है वो काम, तो बिल्कुल, इसका क्या हो गया, बिल्कुल, ये काम बिल्कुल हो रहा है लगातार।
और विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसको अगर कॉमनली देखा जाए तो मानव जाति के विकास के लिए, इसमें देखिए इसमें लिखा होगा बाकायदा, ऐसा नहीं कि हमने अपने आप से देख लिया, इसमें लिखा होगा कि मानव जाति के विकास के लिए क्या है, विश्व शांति आवश्यक है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। इसका मतलब अगर मानव जाति का विकास करना है तो शांति चाहिए होगी। दुनिया में युद्ध नहीं लड़ने हैं, दुनिया को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक, ये हो गए। एक पैराग्राफ और आता है, दो आते हैं ना, 10 नंबर के आते हैं तो 2 आते हैं। ठीक, अगला देखिए पैराग्राफ क्या बता रहा है, ऐसे क्वेश्चन का बता रहे हैं हमें, इसके क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहे होंगे वो भी देख लें। इतना बड़ा पैराग्राफ है, देखिए यहाँ शुरू हुआ है और लगातार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। क्वेश्चन देखिए पहला इसमें, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। अगर विज्ञान बढ़ता है तो ये ध्यान रखना कि हमें जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं, रूढ़िवादी जो गलत चीज़ें हैं, जैसे विज्ञान, जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, उन्होंने भारत में हो रही सती प्रथा, ठीक, ये बलि प्रथा, ठीक, ये सब क्या कर दी, बंद कर दी। तो ऐसे क्या होता है, जब वैज्ञानिक चिंतन, ये सब लिखा है इसमें, बाकायदा लिखा होगा, अगर आप चेक करेंगे इसको सही से तो आपको ये सब लिखा मिलेगा इसमें कि उससे हमें क्या मिलता है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से जो है मुक्ति मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। मतलब विश्व हमारा परिवार है, ऐसा हमें क्यों लगता है, एक परिवार टाइप क्यों लगता है, क्योंकि इसमें आप गद्यांश में देखिए, जरा ढूंढिए इस चीज़ को कि कहाँ पर यह परिवारवत शब्द आया हुआ है, या मतलब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय एवं स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कैसे, यातायात और संचार साधनों का विकास, देखिए आया हुआ उसमें क्वेश्चन। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द क्या बताता है, तो हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या लिखा है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। हस्तामलक का साधारण अर्थ क्या है, वह वस्तु या बात जो हथेली पर रखे आंवले की तरह पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो हथेली पर स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ठीक, हमें अपने यहाँ मतलब जानकारी उसकी मिल जाए, समझ आ जाए, मतलब ये चीज़ें कुछ नहीं कॉमन चीज़ें होती हैं तो वही अनायास ही हमें उसकी जानकारी मिल जा रही है। मतलब अपना कुछ तो चीज़ें हमको एक्सपीरियंस में होती ही हैं हमेशा, कि जैसे हम जानते हैं ना दुनिया में कैसे क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा, हमें मतलब कुछ काम करना चाहते हैं तो पता होता है ना कि ये काम सही है, ये काम गलत है। तो वैसे ही उसके लिए हर चीज़ समझानी थोड़ी पड़ती है, मतलब ये चीज़ समझाई जाएगी आपको। तो थोड़ी आप तो रास्ते चल रहे हैं, कोई रास्ते में मुझे गाड़ी आ गई और आपको पता है ना कि रास्ते में गाड़ी आ गई तो पूरा साइड हटना है। ठीक, कि कोई समझाएगा पहले कि साइड हटना है, सब थोड़ी होता है। ठीक, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो वैज्ञानिक चिंतन इसमें क्या है, इसमें बाकायदा लिखा होगा वैज्ञानिक चिंतन, ये देखते हैं, ये है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से, यहाँ पे यहाँ से देखिए, सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। ठीक, तो इससे क्या है कि आप वैज्ञानिक चिंतन से जो है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन ही तो करना है उसमें। ठीक, बकायदा लिखा हुआ है, आगे देखिए ध्यान से, उसी में ये आगे सब लिखा हुआ है। ये देखिए, मनुष्य वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है, यथार्थ सम्यक जीवन जी सकता है। ठीक, ये वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर है, ये चीज़ लिखी हुई है उसमें। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, तो इसके बल से जो है मनुष्य प्रकृति एवं प्राण जगत का सिरमौर है। ठीक, ये चीज़ें आप उसमें बाकायदा आई हुई हैं, सबकी सब लिखी मिलेंगी उसी पैराग्राफ में। अब समझने की बात ये है कि अगर आप ये 10 मार्क्स को जो है तो सॉल्व कर रहे होते हैं अपने गद्यांश, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में तुक्का मत मारिएगा। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है इसका आंसर यही होगा,
इसमें अपठित गद्यांश में आपको पहले कायदे से पैराग्राफ पढ़ना है। अगर मान लीजिए हम आपको जहाँ पहले पढ़िए, अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि आपने सोचा कि अरे इसका तो आंसर ये है, हम बहुत होशियार हैं, हमने उठा के वही लगा दिया, लेकिन जब देखा पैराग्राफ में तो वो चीज़ थी ही नहीं, पैराग्राफ में कुछ और लिखा हुआ है। तो जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है केवल वही माना जाएगा, आप समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक। तो पहले पैराग्राफ पढ़िए हमेशा, ठीक। इसका एक ही रूल होता है, इसको पढ़ो और उसके अंदर से सेंस निकालो कि वो पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है, और उसी से जो आंसर निकलेंगे वही आंसर होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो है पोर्शन 2 पार्ट 2, ठीक। पार्ट 2 में हमने आपको क्या कराया, रीजनिंग के करा दिए क्वेश्चन, मैथ करा दिए, इंग्लिश करा दिए, हिंदी के करा दिए और अपठित गद्यांश करा दिया। अब आपके लिए जो है बचेगा 20 मार्क्स का DI, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेशन वाले होते हैं, उसकी वीडियो जो है पार्ट 3 में हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक। धन्यवाद। और पार्ट 1 में GK GS पूरी जो है स्टैटिक GK और रीजन क्या नाम इसका स्टैटिक GK GS और जो है करंट अफेयर आपको हमने पहले ही करा दी है, उसका वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है। धन्यवाद।